स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सर्वोदया साइंस एंड टेक्नो में। आज हम ऊष्मा और ताप का दूसरा भाग देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊष्मा का प्रभाव, किसी भी वस्तु में ऊष्मा का क्या प्रभाव होता है। जब भी किसी वस्तु को ऊष्मा दिया जाता है उसका ताप बढ़ जाता है और उस वस्तु का प्रसार होता है। प्रसार मतलब आयतन बढ़ना, आयतन बढ़ना, अणुओं का दूर दूर हो जाना, फैलना, ठीक है क्या। और इसके विपरीत ठंडे होने की प्रक्रिया में जब वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलता है, ठंडे होने की प्रक्रिया मतलब वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलना और ताप में कमी आना और वस्तु का सिकुड़न होगा, मतलब आयतन में कमी आएगी, मतलब उसके अणु और पास पास आएंगे, ठीक है क्या। तो देखिए क्या लिखा है, ऊष्मा का प्रभाव, ऊष्मा देने पर वस्तु का ताप बढ़ता है और वस्तु का प्रसार होता है। ठंडे होने की प्रक्रिया में वस्तु से ऊष्मा बाहर निकलती है और वस्तु का सिकुड़न होता है। प्रसार होना मतलब आयतन का बढ़ना, सिकुड़न होना मतलब आयतन का कम होना, ठीक है। उसके बाद है विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता, जिसको हम एस से दिखाते हैं। क्या बोलता है ये, किसी भी वस्तु के एकांक द्रव्यमान का ताप एकांक मात्रा से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहा जाता है। देखिए क्या बोल रहा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक द्रव्यमान मतलब 1 ग्राम में एकांक ताप की वृद्धि मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। तो किसी ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के 1 ग्राम का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा लगेगा उसी को क्या बोलते हैं, विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा धारिता। देखिए इसके लिए सूत्र क्या होगा, S बराबर Q बटे द्रव्यमान डिग्री सेल्सियस। कैसे, यहां हम जो Q लिख रहे हैं वो ऊष्मा है, M लिख रहे हैं वो द्रव्यमान है, और यहां पर ये लिख लीजिए ताप में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन। क्या बोल रहा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके। तो इसको दूसरे तरीके से हम क्या पढ़ें, देखिए ऊष्मा प्रति एकांक द्रव्यमान प्रति एकांक ताप में वृद्धि, ऊष्मा प्रति एकांक द्रव्यमान प्रति एकांक ताप में वृद्धि। अब इसी परिभाषा को लाने के लिए हम दूसरा तरीका देख रहे हैं। देखिए ये परिभाषा कैसे है, यदि m बराबर 1 ग्राम और डेल टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं यहाँ पर m बराबर 1 ग्राम रख दूं और डेल टी बराबर 1 डिग्री सेल्सियस रख दूं तो s बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। S बराबर क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा। इन्हीं 3 लाइन को शब्दों में लिखा है। देखिए ऊष्मा की वह मात्रा, ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के 1 ग्राम, उस पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान में एकांक ताप की वृद्धि कर सके, उस ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं, ठीक है। उसे उस वस्तु का विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, ठीक है क्या। इसी को शब्दों में लिखा गया है। अब हम इसका इकाई देखें, इकाई देखें S का,
तो ऊष्मा का इकाई जूल बटे द्रव्यमान का इकाई ग्राम और ताप में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस। तो इकाई क्या हो गया? जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। लेकिन ऊष्मा का एक और इकाई होता है कैलोरी, तो इसी को क्या लिख सकते हैं? जूल के जगह कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जिस भी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है वह देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। अगर कोई भी पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा है तो उसको गर्म होने में ज़्यादा समय लगेगा और ठंडा होने में भी ज़्यादा ही समय लगेगा। सामान्यतः द्रवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। अगर हम गैस में एक तरफ सामान्य मात्रा में दूध चढ़ा दें, एक तरफ पानी चढ़ा दें, तो दूध जल्दी उबल के गर्म हो जाएगा, जबकि पानी को गर्म होने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। जिसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है वो अपने अंदर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा को रख सकता है। अगर आप गर्म दूध से जलते हैं तो उतना तकलीफ नहीं होगा जितना आप गर्म पानी से जलते हैं। तो पानी अपने अंदर काफ़ी मात्रा में ऊष्मा रख सकता है, क्योंकि पानी का विशिष्ट ऊष्मा काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि किसके बराबर है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। देखिए क्या बोला है? सामान्यतः द्रवों में जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, जो कि किसके बराबर है? 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब इसको इस परिभाषा से देखें तो देखिए 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ठीक है क्या? कभी आपको कैलोरी का परिभाषा पूछे, बोला कि 1 कैलोरी को परिभाषित कीजिए, तो क्या लिखेंगे? ऊष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दे, उस ऊष्मा को 1 कैलोरी ऊष्मा कहा जाता है। ठीक है क्या? देखिए यहां पर लिखा है कि जिस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा अधिक होता है वह देर से गर्म होता है और देर से ही ठंडा होता है। किसी भी पदार्थ में, कोई भी पदार्थ जो जितना देरी से गर्म होता है उतना देरी से ही ठंडा होता है, जो जितना जल्दी गर्म होता है वो उतना जल्दी ही ठंडा भी हो जाता है। ठीक है क्या? इसका मतलब जो पदार्थ जितना अच्छा ऊष्मा का अवशोषक होता है वो उतना ही अच्छा ऊष्मा का उत्सर्जक भी होता है। जो जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी ठंडा होगा, जो जितना देर से गर्म होगा वो उतना देर से ही ठंडा होगा। ठीक है क्या? देखिए यहां से आपने एक बात सुनी होगी कि रेगिस्तान में दिन में गर्मी और रात में सर्दी होती है। रेगिस्तान में दिन में काफ़ी गर्मी होती है और रात में काफ़ी सर्दी होती है। ऐसा क्यों? कारण है रेत। रेत जो है ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक है, तो बहुत अच्छा उत्सर्जक भी है। इसका मतलब दिन में वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और रात में बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। इसलिए रेगिस्तान में क्या होता है? दिन में गर्मी और रात में सर्दी। इसका कारण क्या है? रेत ऊष्मा का बहुत अच्छा
अवशोषक और उत्सर्जक होता है। ठीक है क्या? चलिए एक प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है। यदि 25 ग्राम कॉपर का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 500 जूल ऊष्मा देनी पड़ती है, तो कॉपर की जूल पर डिग्री सेल्सियस जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वाले इकाई में क्या पूछा है, विशिष्ट ऊष्मा क्या होगी। तो हम यहाँ लिख देते हैं S बराबर किसके, Q बटे M डेल T। ठीक है क्या? अब देखिए 25 ग्राम ताप, तो द्रव्यमान कितना दिया है, 25 ग्राम का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस। तापमान में परिवर्तन, ताप में परिवर्तन किसके बराबर है, 75 डिग्री सेल्सियस माइनस 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ताप में परिवर्तन हो गया 50, 25 से 75 ले गया, इसका मतलब 50 का अंतर है। और क्या बोला है, ऊष्मा दिया है, ऊष्मा दिया है 500 जूल। ठीक है क्या? 500 जूल का ऊष्मा बताया है। तो विशिष्ट ऊष्मा कितना होगा, तो देखिए इसमें रख दिए S बराबर 500। ठीक है क्या? M का मान दिया है 25 और ताप में परिवर्तन दिया है 50। इसका इकाई जूल बटे इसका इकाई ग्राम और ताप में परिवर्तन डिग्री सेल्सियस, तो इसी इकाई में हमको पूछा गया है। ठीक है? तो ये 500 से कितने बार कट गया, 10 बार, तो क्या आ गया 10 बटे 25 यानी कि 2 बटे 5। ठीक है? और 2 बटे 5 का मतलब क्या है, 0.4 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है? ठीक है? तो ध्यान रखिए कि सामान्यतः जल का विशिष्ट ऊष्मा जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए पहले कारों में देखो, आप देखे होंगे कि ट्रैक्टर को चलाते हैं तो उसके बाद कुछ देर बाद पहले पुराने ट्रैक्टर जो होते हैं काफ़ी मात्रा में इसमें पानी डालना पड़ता था। कारण वो क्या करता था, जो रेडिएटर है उसके हीट को अपने में खींच लेता था और उस गर्म पानी को बाहर कर दिया जाता था। ठीक है? तो पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए ऊष्माधारिता। हम विशिष्ट ऊष्माधारिता या विशिष्ट ऊष्मा में क्या देखे थे कि किसी भी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान, एकांक मतलब एक इकाई द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को विशिष्ट ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्माधारिता कहते हैं। यहाँ पर क्या है, एकांक द्रव्यमान की बात नहीं किया है, जितना द्रव्यमान है उसी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं, उसका ऊष्माधारिता कहते हैं। यानी कि पानी का मात्रा, मान लीजिए पानी का बात कर रहे हैं हम, तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, मतलब 1 ग्राम पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अब ये क्या बोल रहा है, ऊष्माधारिता में किसी वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ऊष्माधारिता कहते हैं। इसका मतलब 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा 1 लीटर पानी का क्या हो जाएगा, ऊष्माधारिता हो जाएगा। 4 लीटर पानी है तो 4 लीटर पानी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस 4 लीटर पानी का ऊष्माधारिता है। इसका मतलब द्रव्यमान जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे ऊष्माधारिता भी बढ़ते जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ज़्यादा अपने अंदर ऊष्मा रख सकता है, धारित कर सकता है। लेकिन विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ का फिक्स होता है, नियत राशि होता है, क्योंकि विशिष्ट ऊष्मा हम क्या कहते हैं, किसी पदार्थ के 1 ग्राम
द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा, तो आपको 10 लीटर दिया रहे, 20 लीटर दिया रहे, 100 लीटर दिया रहे, विशिष्ट ऊष्मा निकालेंगे तो क्या करेंगे, उसका 1 ग्राम लेंगे, उसका ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा है उसको हम कहेंगे क्या, उसका विशिष्ट ऊष्मा। जबकि ये क्या बोल रहा है, जितना पदार्थ दिया है उसका ताप, जितना मात्रा में पदार्थ दिया है उसी का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना आपको ऊष्मा की आवश्यकता है उसको उस पूरे पदार्थ का क्या कहेंगे, ऊष्माधारिता कहेंगे। 1 लीटर पानी का ऊष्माधारिता कुछ और, 4 लीटर पानी का ऊष्माधारिता कुछ और। जितना ज़्यादा आप बढ़ाते जाएंगे द्रव्यमान को उतना ज़्यादा उसका ऊष्माधारिता बढ़ते जाएगा। इसका मतलब ऊष्माधारिता जो है पदार्थ के मात्रा कितना अमाउंट में है उस पर डिपेंड करता है। देखिए क्या लिखा है, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो क्या बोला है, ऊष्मा प्रति एकांक ताप में वृद्धि, ऊष्मा प्रति एकांक ताप में वृद्धि, ऊष्मा प्रति एकांक ताप में वृद्धि। ठीक है, इसको कैसे लिखा गया है देखिए, या मैं लिख देता, यदि ताप में वृद्धि बराबर 1 डिग्री सेल्सियस और इसको यहाँ रख देता तो C बराबर Q आ जाता, तब C बराबर Q आ जाता। इसी को शब्दों में लिखा है, देखिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा किस लिए है ना, ऊष्मा की वह मात्रा जो वस्तु के संपूर्ण द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, वही ऊष्मा की मात्रा को क्या कहेंगे, ऊष्माधारिता कहते हैं। ठीक है क्या, अगर हम इसका इकाई देखें तो ऊष्मा का इकाई होता है जूल और नीचे ताप है डिग्री सेल्सियस, तो क्या लिख सकते हैं, जूल पर डिग्री सेल्सियस, या जूल के जगह हम लिख सकते हैं कैलोरी, कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है क्या, अब देखिए ऊष्माधारिता और विशिष्ट ऊष्माधारिता में संबंध सीधा सा बात है। S बराबर आप क्या लिखे थे, Q बटे M डेल T। ठीक है, अब Q बटे T के जगह हम C लिख सकते हैं, Q बटे डेल T के जगह हम क्या लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या आया, S बराबर Q बटे डेल T के जगह हम C लिख रहे हैं, C बटे M। ठीक है, तो C बराबर क्या आ गया, MS। यही हमारा क्या है, दोनों के बीच संबंध है। इसका मतलब ऊष्माधारिता बराबर होता है द्रव्यमान गुना विशिष्ट ऊष्माधारिता। तो यही दोनों के बीच क्या हो जाएगा, संबंध हो जाएगा। ठीक है क्या, अब मिश्रण का साम्य ताप का एक हम क्या देख लेते हैं, उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, क्या बोला है, 1 लीटर गर्म पानी जिसका ताप 80 डिग्री सेल्सियस है, तो हमने यहाँ पर 1 लीटर गर्म पानी 80 डिग्री सेल्सियस का ले लिया, और एक बोला है 1 लीटर ठंडा पानी जिसका ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। इन दोनों को आपस में मिला दिए और एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिए, तो इसका ताप कितना होगा यही पूछा गया है। ठीक है, 1 लीटर गर्म पानी जो 80 डिग्री सेल्सियस में है को 1 लीटर ठंडे पानी जो 20 डिग्री सेल्सियस में है को क्या किया गया, मिलाया गया, तो मिश्रण का ताप कितना होगा। चलिए देखिए, आपको पता है कि जब दोनों को मिलाएंगे तो 80 डिग्री सेल्सियस वाला जो वस्तु है, पानी है, वो हीट देगा, और 20 डिग्री सेल्सियस वाला जो वस्तु है वो हीट लेगा। अधिक ताप से कम ताप की ओर ऊष्मा का प्रवाह होता है, और ये जब तक चलते रहेगा जब तक कि ये पूरे मिश्रण का ताप एक नियत नहीं आ जाता। इसका मतलब इस मिश्रण का ताप 80 और 20 के बीच में कहीं होगा। तो बाहर से हम इसको ऊष्मा नहीं दिए हैं, इसका मतलब ये जितना ऊष्मा देगा ये उतना ही ऊष्मा लेगा।
ठीक है क्या? दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर है क्योंकि आयतन बराबर है और दोनों पानी ही है, दोनों पानी ही है। तो इसका द्रव्यमान m है अगर, तो इसका द्रव्यमान भी m होगा। अगर इसका आयतन 1 लीटर है तो इसका आयतन भी 1 लीटर है। इसका विशिष्ट ऊष्मा अगर S है तो इसका भी S ही होगा क्योंकि दोनों ही पानी हैं। हम कुल मिला के क्या लिख रहे हैं देखिए, हम S बराबर लिखे थे Q बटे M डेल T। तो यहाँ से हम Q बराबर क्या लिख सकते हैं, MS डेल T। Q बराबर क्या लिख सकते हैं, MS डेल T। ये M डेल T को इधर भेज दीजिए, है ना, तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर MS डेल T। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि इसका ताप T1 है जो कि 80 डिग्री सेल्सियस है, इसका ताप T2 है जो कि 20 डिग्री सेल्सियस है और इसका ताप T है। ठीक है क्या? अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि जितना ये ऊष्मा देगा उतना ही ये ऊष्मा लेगा, बाहर से कोई ऊष्मा नहीं दिया गया है, तो क्या लिखेंगे, दिया गया ऊष्मा बराबर लिया गया ऊष्मा। ऊष्मा देने वाला कौन, 1 वाला, ऊष्मा लेने वाला कौन, कम ताप वाला। ऊष्मा देने वाला ज़्यादा ताप वाला, ऊष्मा लेने वाला कम ताप वाला। ऊष्मा का सूत्र क्या है, MS डेल T, M1 S1 और ताप में परिवर्तन। देखिए ताप में परिवर्तन, पहले ये कितना था T1, बाद में दोनों का ताप समान होके T हो गया है, तो दोनों का अंतिम ताप T के बराबर ही है और वही अंतिम ताप हमको निकालना है। भाई दोनों को मिक्स कर दिए तो अंतिम में दोनों का एक ही ताप हुआ, वो है T। तभी तो मिश्रण का ताप पूछ रहे हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस को 20 डिग्री सेल्सियस के साथ मिला दे तो दोनों का एक ही ताप होगा, अंतिम ताप T के बराबर। तो यहाँ पर हम पहले का द्रव्यमान को मान लिए M1 है, पहले का विशिष्ट ऊष्मा S1 है, ठीक है क्या, और ताप में परिवर्तन कितना हुआ, अंतिम ताप ये है, प्रारंभिक ताप ये है। लेकिन हम जानते हैं जो T आने वाला है 80 और 20 के बीच में कहीं आने वाला है, तो इसका ताप घटने वाला है और इसका ताप बढ़ने वाला है। तो इसका ताप में परिवर्तन कितना हुआ, T1 माइनस T। ताप में परिवर्तन T1 ज़्यादा होगा और T कम होगा। लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दीजिए, इसका M2 ले लेते हैं, इसका S2 ले लेते हैं। अब इसका ताप में परिवर्तन देखेंगे तो हम T माइनस T2 लिखेंगे, ठीक है क्या, कारण इन दोनों को मिक्स करेंगे तो इसका ताप 80 और 20 के बीच में कहीं होगा, तो 80 से कम होगा और 20 से ज़्यादा होगा। ये T जो है इन दोनों बीच में कहीं रहेगा, 80 से ज़्यादा, तो इसका ताप में परिवर्तन कितना होगा, हमने क्या किया, 80 में से T को घटा दो, इसका ताप में परिवर्तन कितना होगा, T में से 20 को घटा दो, क्योंकि 80 से कम होगा T लेकिन 20 से ज़्यादा होगा T, ठीक है। तो यहाँ हमने T1 माइनस T लिखा, लेकिन यहाँ हमने T माइनस T2 लिखा। तो दिया गया ऊष्मा बराबर लिया गया ऊष्मा। 1 लीटर ये भी है, 1 लीटर ये भी है, तो दोनों का द्रव्यमान आपस में बराबर होगा। ये भी पानी है, ये भी पानी है, तो एक पदार्थ का एक ही ऊष्मा होता है, एक ही विशिष्ट ऊष्मा होता है। ऊष्माधारिता अलग अलग द्रव्यमान का अलग अलग हो सकता है, ठीक है क्या। तो ये भी M है, ये भी S है और ये T1 माइनस T है इक्वल टू ये भी M है, ये भी S है, ये T माइनस T2 है। तो MS से MS खत्म हो गया। अब T1 कितना दिया है हमको, 80 है, 80 माइनस T बराबर T माइनस
T2 कितना है, 20 है, ठीक है क्या। अब देखिए 20 को इस साइड ले जाइए, T को उस साइड ले जाइए, क्या हो गया 80 धन 20, ये ऋण था उधर जाके धन, और ये T ऋणात्मक था उधर जाके धनात्मक, बराबर हो गया T प्लस T 2T। तो 100 बराबर 2T, तो T बराबर 100/2, तो T बराबर कितना आ गया 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है क्या। तो इसका साम्य ताप किसके बराबर आएगा, 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 80 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर पानी को 20 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर पानी के साथ ही मिलाया जाए तो क्या हो जाएगा, उसका फाइनल जो ताप है वो 50 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में आप हमेशा क्या लगाएंगे, साम्य ताप में दिया गया ऊष्मा बराबर लिया गया ऊष्मा, ध्यान रखेंगे। दोनों का आयतन सेम दिया है और दोनों ही पानी है, तो समान आयतन का द्रव्यमान भी 1 लीटर पानी दोनों को नापेंगे समान रहेगा, तो द्रव्यमान भी समान। एक पदार्थ का एक ही विशिष्ट ऊष्मा होता है, ठीक है, दोनों ही पानी है अगर, तो दोनों का विशिष्ट ऊष्मा समान होगा। अगर अलग अलग पदार्थ होता तो हम विशिष्ट ऊष्मा को दिया रहता, इसका विशिष्ट ऊष्मा, इसका विशिष्ट ऊष्मा, तो उसको रखते, हम दोनों को समान रख के काट नहीं देते, ठीक है। द्रव्यमान अलग अलग दिया रहता तो अलग अलग द्रव्यमान लेते, लेकिन दोनों का मात्रा सेम है तो दोनों का द्रव्यमान भी सेम ही रहेगा, ठीक है क्या। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।